नमस्ते। मेरा नाम है राजीव शुक्ला और आप देख रहे हैं लोकरंग। भारत की 26 विपक्षी पार्टियों ने मिलकर इंडी अलायंस यानी कि INDA बनाया है, जिसमें वो बार बार ये प्रयास कर रहे हैं कि मोदी सरकार को टारगेट कर सकें। टारगेट करने के इसी क्रम में वो लोग इस बात को भी बार बार कहते हैं कि मोदी सरकार हिंदुत्व के एजेंडे पर काम करने वाली सरकार है। मामला बिगड़ता जा रहा है। अभी आपने देखा कि जिस तरीके से स्वयं प्रसाद मौर्य ने अभद्र अभद्र टिप्पणियां की भगवान राम के ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर और साथ ही साथ रामचरितमानस के ऊपर भी। 2 दिन पूर्व का मामला आया है जहां पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के पुत्र उदयनिधि ने हिंदुत्व की तुलना डेंगू और मलेरिया से की है और कहा है कि सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। क्या है किसकी वजह, क्यों ये लोग ऐसे बयान दे रहे हैं, यह सब चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर भूपेंद्र सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद राजू जी। भूपेंद्र जी, अभी मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि बीते दिनों एक ट्रेंड चल रहा है जी जी। सनातन को, हिंदुत्व को, राम को, रामचरितमानस को गालियां देने का, जी जी। जिस क्रम में स्वयं प्रसाद मौर्य भी अपनी गंदी जबान खोल चुके हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली के एक नेता ने भी कुछ ऐसा कुछ बोला है। जी जी। और 2 दिन पूर्व तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे ने इतना वाहियात बयान दिया है। क्यों कर रहे हैं ये लोग ऐसा? बयान के इस क्रम में पी चिदम्बरम के जो पुत्र हैं, कार्ति चिदम्बरम, उन्होंने भी इस बात को दोहराया है। जी जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उनके पुत्र ने भी इस बात को दोहराया है। जी। और साथ ही साथ आपको ध्यान होगा कि हिंदुओं का बौद्ध मत में परिवर्तन करने का दावा करने वाले राजेंद्र गौतम, जो दिल्ली सरकार में मंत्री रहे हैं आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी के, उन्होंने भी आज इस बात को दोहराया है। हम्म। तो सबसे पहले इस बात को दो तरह से हम समझते हैं। पहला उत्तर प्रदेश के संदर्भ में और दूसरा पूरे देश के संदर्भ में। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में यह बात समझनी आवश्यक है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार हिंदुत्व पर टारगेट क्यों कर रहे हैं। और यह बात आप समझिए कि जब स्वामी प्रसाद हिंदुत्व पर टारगेट करते हैं, उसी के बाद अखिलेश यादव बौद्ध धर्म के पक्ष में एक बयान देते हुए नजर आते हैं। पूरी क्रोनोलॉजी बनती हुई दिखाई देती हाँ, है। ये पूरे, आप ये मत सोचिए कि ये गलती हो रही है जी। ये पूरी एक योजना के तहत हो रहा है। और इसके पीछे की योजना ये है कि जो बसपा है, आप एक के बाद एक जितने भी सर्वे देखेंगे, सब में बसपा इतनी हालत खराब होने के बाद ही पिछली बार 1 सीट पाई थी पूरे 400 विधानसभा सीटों में। जी। उसके बाद भी उसके साथ 11% 12% वोट लगातार बसपा के साथ बना हुआ है। उसमें जो दलित वोटर है वो तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ एक बड़ा वोटर वर्ग जो है मौर्य कुशवाहा कोयरी समाज का है। और वो समाज जो है बौद्ध धर्म के प्रति उसकी एक सहानुभूति है, एक आप कहिए कि टची रहते हैं उसके लिए, और उससे अपने इतिहास को जोड़ते हैं। तो इसलिए हिंदुत्व बनाम बौद्ध की ये लड़ाई समाजवादी पार्टी डायरेक्ट नहीं खड़ा करना चाह रही है, वो उसमें चेहरा बना रही है स्वामी प्रसाद मौर्य जी को। इसलिए आप देखेंगे कि एक के बाद एक लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह का बयान दे रहे हैं। और अखिलेश यादव ने जो पिछला आपका भाषण हुआ 15 अगस्त का, उसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि इतना बड़ा भाषण देने की प्रधानमंत्री जी की जरूरत नहीं थी, केवल इतना कहना चाहिए था कि देश को गौतम बुद्ध के रास्ते पे चलना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सारा खेल यह है कि हिंदुत्व बनाम बौद्ध की लड़ाई करके जो मौर्य कुशवाहा कोयरी समाज है, उसके वोट को बसपा से सपा की तरफ शिफ्ट किया जा सके, जो फिलहाल कुछ चुनाव से भाजपा और बसपा में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब मैं आपको ले चलूंगा हाल फिलहाल के बयान पे। जी जी। जिसकी बात मैंने की, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं स्टालिन, एक बहुत ही जिम्मेदार और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं। जी जी। उनके पुत्र उदयनिधि, वो स्वयं उदयनिधि भी मंत्री हैं। उदयनिधि भी मंत्री हैं। उनके वो ऐसा कहते हैं कि सनातन धर्म की तुलना वो डेंगू मलेरिया से करते हैं। निजता की सारी हदें पार कर दी गई हैं। ये वोकल डायरिया ही इसको मैं कहूंगा। जी। वो लगातार कर रहे हैं। तो इनके पीछे क्या कारण है? देखिए, इसके पीछे कारण ये है कि जब ये इंडिया अलायंस है, इसको ये लग गया है कि जब से ये पसमानदा राजनीति शुरू हुई है जी, और मोदी जी ने पसमानदा राजनीति पर बयान देना शुरू किया, और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जमीन पर उतरकर उस कार्य को करना शुरू कर रही है। और इस बात की चर्चा कोई ये भाजपा नहीं कर रहा है जी, ये संघ में पहले से मानना रहा है कि भारत में मुसलमान 2 तरह के हैं, एक विदेशी आक्रांता मुसलमान है और एक यहाँ के लोग हैं जिनको कि हिंदू से बलात् मुसलमान बनाया गया। तो जो बलात् मुसलमान बनाए गए हैं वो हमारे लोग हैं, उनका डीएनए एक है, वो यहीं की मिट्टी में पैदा हुए हैं, यहीं की मिट्टी में दफन होंगे, उनके पूर्वज, उनका इतिहास, उनकी संस्कृति सब यहाँ की है। तो उस पर बीजेपी एक स्टेप आगे बढ़ रही है। तो अब स्थिति ये है कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि ये देखिए ज्यादातर ये जो पार्टियां हैं, कांग्रेस को छोड़ दीजिए आप जी, और कांग्रेस 50-55 सीट पाई है, पिछली बार 45-50 सीट पाई थी। बाकी सभी जो पार्टियां हैं वो क्षेत्रीय पार्टियां हैं और जाति के आधार पर राजनीति करती हैं, और जाति की राजनीति
जब आपको करनी है तो उसमें दो चीज आपको करना होगा। पहला, अपने जाति का पोलराइजेशन या क्षेत्र का पोलराइजेशन, दूसरा उसमें मुस्लिम वोट को ऐड करना। जब जाति का वोट और मुस्लिम वोट ऐड हो जाता है तो जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। तो मुझे लगता है कि ये जो पसमानदा राजनीति शुरू हुई है उसमें इतना एग्रेसिव होकर के हिंदुत्व को गाली दी जा रही है, और साथ ही साथ इसमें जो दलित हैं उनको भी शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि दलितों के मन में कहीं ना कहीं एक हिंदुत्व के प्रति कांग्रेस ने जो एक लंबी जो पारी खेली है उसमें घृणा का भाव रखा है। हिंदुत्व का जो समदर्शिता वाला पक्ष है उसको उन्होंने हटाया है ना, और ये कहीं ना कहीं जो समाज में कुरीतियां व्याप्त थी उसके कारण ये चीजें बहुत तेजी से फैल भी गई। तो अभी फिलहाल इंडिया अलायंस का पूरा प्रयास ये है कि मुस्लिम वोट एक साथ रखा जाए, जाति का वोट जो विभिन्न क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो अपने साथ रखें, और साथ ही साथ वो दलित जिनके मन में हिंदुत्व के लेकर कहीं ना कहीं एक भय है, विरोध है और भय भी है और घृणा भी है, उनको इकट्ठा किया जाए एक छत्र के नीचे, ताकि जो अगला चुनाव है उसमें एनडीए को जवाब दे। ठीक है, आपने बताया कि क्या करने का प्रयास किया जा रहा है। जी। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस प्रयास का क्या नतीजा हो सकता है? क्या ऐसा करने से कांग्रेस को या जो भी क्षेत्रीय पार्टी के नेता जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, क्या उन्हें कुछ लाभ राजनीतिक रूप से होगा उन्हें? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि डीएमके को जितनी अधिकतम सीटें आनी थी वो पिछले चुनाव में भी ला चुकी है। ममता बनर्जी जी जितनी अधिकतम सीटें ला सकती थी वो ला चुके हैं। बसपा और सपा मिलकर जितनी अधिकतम सीटें ला सकती थी वो पिछले चुनाव में ला चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो गठबंधन हुआ है इससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। बिहार में थोड़ा सा सीटों का फायदा जरूर होगा, लालू यादव और नीतीश कुमार जब साथ मिलकर के लड़ेंगे, लेकिन मसला ये है कि यदि कांग्रेस सरकार में नहीं आ रही है 2 बार से, तो उसमें ऐसा नहीं है कि क्षेत्रीय दलों का परफॉर्मेंस खराब है, एक्चुअली कांग्रेस का अपना परफॉर्मेंस खराब है। तो कांग्रेस का परफॉर्मेंस जब तक नहीं सुधरेगा तब तक कांग्रेस की वापसी नहीं हो सकती। तो लेकिन कांग्रेस में कौन लोग योजना बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं कि वो क्षेत्रीय दलों के कंधे पर सवारी करके राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं, जो कि होना असंभव है। बल्कि उल्टा ये हो रहा है कि जब आप देखिए जातिवाद का विरोध करते हैं या उसका ब्राह्मणवाद सब तक यदि आप जाते हैं तो जनता सुनने के लिए तैयार रहती है, लेकिन जैसे आप हिंदुत्व को, सनातन को, भारत को, देश को, राष्ट्रीयता को, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर, इन पर जब आप विरोध में जाते हैं तो ये दावा उल्टा पड़ता है। इसका परिणाम ये देख चुके हैं, सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग के इन्होंने उसका परिणाम देखा है क्या हुआ। बिल्कुल, उसके बावजूद भी हमें लगता है काफी डेस्परेट है, और कोई ऐसा इनके पास मुद्दा भी नहीं जिसमें प्रधानमंत्री के ऊपर हमला कर सके या भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला कर सके। तो एक हिंदुत्व जो कि एक कोर आइडियोलॉजी जिसको भाजपा छोड़ भी नहीं सकती, इसलिए उन्होंने इसको जकड़ा और पकड़ा हुआ है। भारत जो आदि सनातन काल से हिंदुओं की भूमि रही है, भारत जिस देश का सूत्रवाद मुंडक उपनिषद से लिया गया है, उस देश में आज सनातन को समाप्त करने की बात की जा रही है, हिंदुत्व को डेंगू कहा जा रहा है। ये बहुत ही मार्मिक भी है, और साथ ही साथ इस बात को सोचने का विषय भी है कि क्या ऐसे लोग हमारा प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, क्या ऐसे लोग वोट दिए जाने के काबिल हैं या नहीं। आप इस पर विचार भी करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार।